हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। पहले तो ये बताओ, सब बढ़िया हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो पिछली बार लेक्चर था हमारा जो पिछली बार का लेक्चर था, हमने क्या मानव में पोषण देख लिया था, मानव में पाचन देख लिया था। आज हमें पढ़ना है श्वसन। क्या पढ़ना है? श्वसन पढ़ेंगे हम। आज इसको हम फिनिश करने वाले हैं। श्वसन के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बेटा। कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? पोषण तो हमने जाना है क्या होता है। अब कुपोषण क्या होता है? कुपोषण आपने शुरू होगा, बच्चे कुपोषित हैं या कुपोषण का शिकार हैं, कुपोषण को खत्म करें, ऐसे बहुत सारे टीवी प्रचार भी पहले आते थे, है ना। ये न्यूज आया करती है। हमारे हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, अर्थात उन्हें संतुलित आहार नहीं मिलता। पोषण में पोषण में क्या पोषक तत्वों की कमी ही क्या कहलाती है? कुपोषण। सही पोषण का ना मिल पाना ही क्या है? कुपोषण है। बात को समझो। सही पोषण का ना मिल पाना ही कुपोषण कहलाता है। उचित मात्रा में संतुलित आहार आप सुने जानते होंगे, क्या होता है संतुलित आहार बेटा? संतुलित आहार ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। ऐसा आहार या फिर ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, संतुलित आहार कहलाता है। तो संतुलित आहार नहीं मिल पाता तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चों में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, तो उन बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं। बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, तो बच्चे अपंग हो जाते हैं। उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। यही यही चीज़ क्या कहलाती है? कुपोषण कहलाती है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब हमें डिस्कस करना है श्वसन। क्या गिरा भाई? श्वसन। क्या डिस्कस करना है? श्वसन। लाइट हो सकता है अच्छी ना दिख रहा हो, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। दिख तो रहा है वैसे, जैसे कुछ लिखूं तो दिखता है क्या? दिखता है, फीका दिखता है बेटा। अब दिखता है ना? चलो अब दिखता है। हाँ, तो मैंने क्या बताया अभी? श्वसन। रिस्पाइरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बेटा? श्वसन को क्या बोलते हैं? रिस्पाइरेशन बोलते हैं। यही हमें पढ़ना है। ओ सॉरी, आई लिखना है, क्या लिख रहा हूँ? रिस्पाइरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। श्वसन। श्वसन क्या है? देखो, ऐसे तो जनरली हम कह देते हैं सांस का लेना ही श्वसन कहलाता है। श्वसन और श्वास एक अलग चीज है। ठीक है। श्वसन मानव द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके, ऐसे समान सी परिभाषा, मानव द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन। आगे पढ़ेंगे हम, ये श्वास कहते हैं। ये प्रक्रिया वैसी होती है क्या? श्वास। लेकिन श्वसन हकीकत में क्या होता है? श्वसन हकीकत में क्या होता है ये जानो। जो मानव होता है, मानव की ये श्वास नली मान लो है। ठीक है बेटा। ये ट्रैकिया द्वारा डिवाइड होती है। यहाँ पे ये दो फेफड़े बनाता है। ठीक है। ये दो हमारे फेफड़े हैं। आज समझ में आ रही है? ये क्या है? श्वास नली। श्वास नली। हमने पाचन में बताया था अक्सर श्वास क्यों लेते हैं हम। श्वास नली है, यहाँ पे ये डिवाइड होती है। ठीक है। यहाँ पे ये डिवाइड होती है, आगे बहुत सारे में डिवाइड हो जाती है पुनः फिर से। ठीक है।
जनरल वे से मैं ये अभी बना रहा हूँ, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ से हम श्वास खींचते हैं, इसके नीचे डायाफ्राम होता है, ठीक है। श्वास खींचते हैं तो इनमें चली जाती है। ये अंदर से कैसे दिखते हैं फेफड़े? फेफड़े अंदर से एकदम मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखते हैं। इनमें छोटी छोटी मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोशिकाएं बोलते हैं। एक में कम से कम 15 लाख, कितनी बेटा? एक फेफड़े में सिर्फ एक 15 लाख कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेंगे। इन्हीं में हमारा ब्लड भरा रहता है, ठीक है। होता क्या है, जो हमारे फेफड़ों का वायुदाब होता है, फेफड़ों का वायुदाब और वायुमंडल का वायुदाब होता है, हमें पता होना चाहिए। जो गैस होती है हमारी उच्च दाब से किस तरफ भगती बेटा? निम्न दाब की तरफ, ठीक है। गैसें जो होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ भगती हैं, ठीक है। तो जब हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मान लो फेफड़े में भर गई कार्बन डाइऑक्साइड, तब क्या होता है? तब वायुमंडल का दाब क्या होता है? निम्न। वायुमंडल का दाब क्या होता है? निम्न। समझ जाएगी बात? तो गैस किधर जाएगी? ये बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ भागेगी, क्योंकि यहाँ उच्च दाब है फेफड़े के अंदर, और बाहर क्या है? बाहर कौन सा दाब है? निम्न दाब है। तो गैस बाहर निकल जाएगी। जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ये फेफड़ा हो जाता है खाली हो जाता, तो गैस तो निकल गई, फेफड़ा खाली हो गया, तो यहाँ पर हो जाता है निम्न दाब। कौन सा दाब? निम्न दाब। निम्न मतलब दाब क्या होता है? घट जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ रहता है उच्च दाब। कैसा दाब? उच्च दाब। उच्च दाब रहता है, तो उच्च दाब से फिर गैस किस तरफ भगेगी? निम्न दाब की तरफ, फिर छेद के द्वारा घुस जाती है। अब जो छेद है नाक वाला, इसके द्वारा फिर फेफड़ों में पहुंच जाती है। समझ आ गई बात? अब यहाँ पे शर्त ये आती है, बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि सर वायुमंडल में तो बहुत सारी गैसें हैं, हम पढ़ते हैं हम जनरली क्या पढ़ते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यही तो पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो वायुमंडल में बहुत नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, बहुत सारी गैसें होती हैं, और आर्गन कौन से आर्गन भी होती है। तो ऑक्सीजन ही नहीं जाती हमारे नाक द्वारा फेफड़ों में, सारी जाती है, लेकिन बाकी सारी वापस आ जाती हैं। ये तो बहुत कम ही मात्रा होती है इसकी, ये भी जाती, नाइट्रोजन वगैरह वहाँ पे क्रिया नहीं करती। ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर ये जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकालते हैं, इसी के साथ ये गैसें पुनः बाहर निकल आती हैं। हमें ज़रूरत, हमारा यूज सिर्फ ऑक्सीजन का ही होता है हमारे अंदर। आशा करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होती है। सारी गैस जाती है अंदर, यहाँ पे कोई नाक में छन्नी नहीं लगी है कि ऑक्सीजन जाने देगी, बाकी को छान के बाहर कर देगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। आशा करते ये चीज़ समझ में आई होगी। ये होता है। फिर अब मैं अभी समझाना चाहूँगा, मैं बाद में फिर आगे लिखेंगे हम इसको अच्छे से। होता क्या है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाती है, ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? हमारे अंदर एच बी किसको लिए लिख रहे हैं हम? हीमोग्लोबिन के लिए। किसके लिए बेटा? हीमोग्लोबिन के लिए। ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन क्रिया करके बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेती है बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना लेते हैं बेटा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसके साथ? हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन कहाँ तक पहुँचती है? रुधिर के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक। कहाँ तक पहुँचती है? प्रत्येक कोशिका तक। अब कोशिका द्रव में ये ऑक्सीजन उतार दी जाती है हीमोग्लोबिन द्वारा, वहाँ पे छोड़ दी जाती है, और हीमोग्लोबिन किसको पकड़ लेता है वहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड को। कुल मिला के हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन आई फेफड़ों में हीमोग्लोबिन के से मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंच गए। किसके मदद से? रुधिर द्वारा। अब वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगी? ऑक्सीजन वहाँ पे छोड़ दी जाएगी हीमोग्लोबिन द्वारा, और हीमोग्लोबिन द्वारा किसे पकड़ लिया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः रुधिर के माध्यम से कहाँ लाया जाएगा? फेफड़ों में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाएगी,
और पुनः वहाँ से फिर ऑक्सीजन लोड करके फिर प्रत्येक कोशिका में पहुँचाई जाएगी। अब ऑक्सीजन जो पहुँच जाती है, याद करो हमने पढ़ा था, जो ऑक्सीजन कोशिका में पहुँच गई है वहाँ पे पोषक तत्व आता है। पोषक तत्व में क्या आता है बेटा? ग्लूकोज आता है। याद हो तो बताओ। ग्लूकोज आता है याद? ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज आता है बेटा। ग्लूकोज जो भी कहो सब सही है, ठीक है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण। ग्लूकोज क्या बनाता है? फिर ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा किस रूप में? एटीपी के रूप में। ये कहाँ संचित होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसका उपयोग हम ऊर्जा के रूप में समय समय पर करते रहते हैं। यही होता है हमारा पोषण और श्वसन में, दोनों में संबंध यही है। बात समझ गए? तो भोजन से ऊर्जा मिलती है, लेकिन श्वसन भी ऊर्जा के लिए ही होता है। एक चीज याद रखना, श्वसन किस लिए होता है? अभी कुछ लिखना नहीं, सब समझो सिर्फ, अभी लिखना नहीं है कुछ। श्वसन किस लिए होता है बेटा? ऊर्जा के लिए ही होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। आ गई बात समझ में? तो भोजन भी हम करते हैं तो ऊर्जा के लिए, श्वसन भी हम लेते हैं तो ऊर्जा के लिए, क्योंकि ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऊर्जा के रूप में बदलना बिना ऑक्सीजन के संभव नहीं है। इसलिए हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी अनिवार्य गैस है। और जो हमें किससे प्राप्त होती है बेटा? पेड़ पौधों से। किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधे से। इसलिए ये भी हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है। अब ठीक है, समझ आ गए ना इतनी बात आपको? आशा करते हैं जो हमने समझाया वो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन कहाँ आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है। तो यहाँ पे याद रखना, हीमोग्लोबिन का क्या क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ये एक तरह का बस का काम करता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन लोड करता है, कोशिका तक पहुँचाता है। कहाँ तक पहुँचाता है? कोशिका तक पहुँचाता है। फिर कोशिका से किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को लोड करता है और कहाँ तक पहुँचाता है? फेफड़ों तक पहुँचाता है। फेफड़ों तक पहुँचाता है। समझ गए? आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो मिटा दे इसको। अब हेडिंग डाल लो आप, श्वसन इसमें लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, इसमें लिख लेते हैं। हेडिंग डाल लो अब श्वसन। अब हेडिंग डाल के लिखो। अब हेडिंग डाल के लिखो। अच्छा दिख रहा है ना? चलो काम भर का दिख रहा, जैसा भी मैनेज करो प्लीज। आप लिखो बेटा, श्वसन लिखो। भोजन के ऑक्सीकरण के लिए भोजन के ऑक्सीकरण के लिए सभी जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। सभी जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन के ऑक्सीकरण से भोजन के ऑक्सीकरण से भोजन के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ब्रेकडाउन लिख लेना। एडिनोसिन, ये मतलब क्या होता है? एडिनोसिन, टी मतलब ट्राई, पी मतलब फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। समझ गए? चलो, इस संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसी संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं बेटा? श्वसन कहते हैं। अब श्वसन भी आगे लिख लेंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है। श्वसन दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, पहला है वायवीय श्वसन। पहला है वायवीय या ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन। दूसरा कौन सा है?
अवायवीय, अवायवीय या अनाक्षी श्वसन, अनाक्षी श्वसन। मजा आती पढ़ने में कि नहीं? ऐसे में मजा आती हो तो बताओ। ये खा नहीं है, श्वसन है। अच्छा याद रखना, नहीं कहो खसन लिखे हैं सर जी, खसन, ये हर चीज़ खसन लिख दी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हो भी जाता है कभी कभी गलत, ध्यान भटक जाता है ना कभी कभी। तो ये चीज़ लिख लो, हेडिंग बना लो पहले, वायवीय या आक्षी श्वसन, वायवीय या आक्षी श्वसन। ठीक है, बना लो हेडिंग, बना लो बच्चा हेडिंग। तो लिखोगे वह श्वसन, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वायवीय श्वसन कहलाता है। समझ गए? हमें पता, इसके उदाहरण ये किस किस में होता है भैया? हमें भी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, हम भी तो वायवीय श्वसन करते हैं। बोलो, वायवीय श्वसन करते हो ना महाराज? ठीक है, तो इसके उदाहरण हम ही हो जाएंगे, और सभी जीव जंतु हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सभी हैं। अब हेडिंग डालो अवायवीय श्वसन। कौन सा? अवायवीय श्वसन। दूसरा डाल लो, वह श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अवायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसका उदाहरण प्रकाश संश्लेषी जीवाणु हो जाएंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं कर लेते हैं, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ सल्फर जीवाणु होते हैं, वो भी अपना भोजन बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सभी हो जाएंगे इसके उदाहरण। चलो छोड़ो, आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप एटीपी के बारे में पढ़ लेते बेटा। एटीपी, एटीपी इसके पूरा नाम लिख लो। इसका पूरा नाम लिखा चुके। एक एडीपी होता है, एडीपी, इसमें डाई होता है, इसमें ट्राई होता है। बस ये है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, टी से ट्राई हो गया। ये है एडिनोसिन डाईफास्फेट, डाई, डाई मतलब दो, इसमें 2 फास्फेट होते हैं, दो, इसलिए डाईफास्फेट। इसमें 3 फास्फेट अणु होते हैं, इसमें इसलिए ट्राईफास्फेट बोलते हैं। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलो मिटाता बहुत हूँ ना मैं। अब हेडिंग डाल लो, एटीपी ही हेडिंग डाल लो। आप थोड़ा सा लिख लेते हैं, आ जाता है इसके बारे में लिखने के लिए पेपर में। लिखो, एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। एटीपी के एक अणु के खंडित होने से, एटीपी के एक अणु के खंडित होने से, ऐसे लिखो, खंडित होने से 30.5 किलो, 30.5 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। अब एक पॉइंट और लिख लो बेटा, प्लीज एक पॉइंट और लिख लो बेटा, एक पॉइंट और लिख लो। श्वसन क्रिया में, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो भी कहो, ग्लूकोज के एक, हो सकता है कहीं लाइट लग रही थी यहाँ पे, पता नहीं, हमको नहीं पता। ग्लूकोज के एक अणु से एटीपी के, एटीपी के 38 मतलब 38 अणु, 38 अणु बनते हैं या निर्मित होते हैं, जो भी लिखो। ठीक है, समझ आ गई बात? ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, जो हमारा अब कभी कभी श्वसन क्रिया विधि में बाह्य श्वसन होता है, अंतः श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया विधि जो होती है बेटा, उसमें बाह्य श्वसन अंतः श्वसन होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे। बाह्य श्वसन होता है, अंतः श्वसन होता है। बाह्य श्वसन में यही होता है कि हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ले लेते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ये बाह्य श्वसन हो जाता है। आंतरिक श्वसन में क्या हो जाता है? आंतरिक श्वसन में यही होता है, ग्लूकोज जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन की सहायता से कहाँ पहुँचाई जाती है? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ग्लूकोज किसके? ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अब इसके ऑक्सीकरण होने के 2 चरण बनते हैं। कितने चरण? 2 चरण। एक ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ग्लाइकोलिसिस होते हैं, एक क्रैफ चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, एक क्रैफ चक्र बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में एटीपी के 2 अणु बनते हैं। एटीपी के 2 अणु बनते हैं। कितने? 2 अणु बनते हैं। बाकी कहाँ बनते हैं बेटा? बाकी कहाँ बनते हैं? क्रैफ चक्र में। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये होता है श्वसन। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। इतना आपको मैनेज कर लेना यार, लाइट वाली प्रॉब्लम है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना बेस्ट देने की। ठीक है बेटा जी, आगे ज़्यादा और कुछ पढ़ना है नहीं। एनसीईआरटी में है तो और पढ़ने के लिए ये श्वसन लेक्चर और लंबा किया जा सकता है, पर कोई ज़रूरत है नहीं मेरे हिसाब से। मैं अंतर देख लेता हूँ, अंतर लिखा दूँ बस। श्वसन दहन में अंतर शायद पूछता है, और क्या पूछता है ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे बताया है। ठीक है बेटा, 2 एटीपी और 36 एटीपी कुल मिला के टोटल कितने हो जाते हैं? 38 एटीपी अणु बनते हैं। ठीक है, एक चीज़ यार, जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन कमी होती है ना, तो वहाँ पे ग्लूकोज जो होता है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, और लैक्टिक अम्ल की वजह से ही बेटा क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। ठीक है, एक चीज़ अभी और पढ़ना है, मनुष्यों में एक ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ये चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके पहले कुछ अंतर देख लेता हूँ मैं, ये चीज़ अभी पढ़ेंगे। आप एक चीज़ लिख लीजिए, जो मैं अंतर बोल रहा हूँ ना, आप लिख लीजिए। ऑक्सी अनाक्सी श्वसन में अंतर तो आप लिख ही लेंगे, श्वसन दहन में अंतर। चलिए दोनों लिख लीजिए। पहले लिखिए श्वसन दहन में अंतर, एक तरफ डाल लीजिए श्वसन। ठीक है बेटा, जल्दी लिखते हैं। एक तरफ लिख लिए दहन। दहन मतलब जलना ना, जो जलाते हैं हम, जला देते तो कौन सी क्रिया हो जाती है? हैं? कौन सी क्रिया हो जाती है? ये भी एक तरह का रासायनिक क्रिया, जो श्वसन होती है वो भी एक तरह की रासायनिक क्रिया। लेकिन ये जैविक क्रिया एक तरह की जैविक क्रिया है, जीवों में होती है, इसलिए जैविक क्रिया, जीवों में नहीं होती। तो इधर इसमें लिखो, यह एक जैविक क्रिया है, एक अजैविक क्रिया, क्योंकि ये जीवों में होती है, जीवों में होती है, इसलिए जैविक क्रिया हो जाएगी, और अजैविक क्रिया होती है। ठीक है, वो अजैविक क्रिया, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ठीक है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है या मुक्त होती है, जो भी लिखो। इसमें ऊर्जा ऊष्मा या प्रकाश के रूप में, ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। यह शरीर के सामान्य ताप पर होती है, यह उच्च ताप पर होती है। समझ गए? यह चरणों में होती है, इसमें कोई चरण नहीं होता है। यह चरणों में होती है, इसमें कोई चरण नहीं होता। समझ गए? अब ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिखो। ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी। आप वीडियो रोक रोक के लिख लेंगे। अच्छा बेटा, वीडियो रोक रोक के लिख लेंगे। कहा एक लाइन सुनो, वीडियो रोक दो, लिख लेना। अच्छा है ना? ठीक, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है बेटा, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है।
ठीक है। इसमें लिखेंगे ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूरी तरह से ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। इसमें लिख लेंगे बेटा ऑक्सीकरण में इसमें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें लिख लेंगे इसमें कितनी, बहुत कम 27 किलो कैलोरी, कितनी 27 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, समझ गए। इस क्रिया के अंत में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 तथा एथेनॉल, क्या एथेनॉल, CO2 नहीं, एथेनॉल तो नहीं होना चाहिए, ये उल्टा चीज़ है लिखी। ऑक्सीश्वसन, जो ऑक्सीश्वसन ऑक्सीजन को आवश्यकता होती है उसमें CO2 तथा जल बनता है। इस क्रिया के अंत में CO2 तथा जल बनता है। और इसमें क्या लिखोगे बेटा, इस क्रिया में CO2 तथा एथेनॉल, जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो सकता होती, एथेनॉल उसमें बनता है। ठीक है, समझ गए। इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। इस क्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथेनॉल बनता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होता है। अब हेडिंग बना लो, हेडिंग बना लो बेटा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। दोनों अलग अलग पढ़े कि एक में पढ़ डाले। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। डालिए। अब हेडिंग डालो बेटा, ऑक्सीजन का परिवहन। अलग अलग लिखा देते हैं ना आपको। ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, परिवहन मैंने बोला ना, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, पागल लड़के मुझे मरवाएगी। ये देखो, ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन, ये परिवहन है। लाइन थोड़ा ऊपर चली गई है, आप मैनेज करना। चलो ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन देखो, मनुष्य द्वारा, लिखो लिखो लिखो, मनुष्य द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन वायुमंडल से ग्रहण की जाती है, जो फेफड़ों में जाती है, जो फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से ऐसे लिखते हैं, फेफड़ों से रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, ये सब समझा चुके हैं हम शुरू में। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ठीक है, तथा वहाँ इस वहाँ मतलब कोशिका में O2 या ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का अपघटन होता है, ग्लूकोज का अपघटन होता है। ठीक हो गया, ऑक्सीजन परिवहन खत्म। अब यहीं डालो CO2 का परिवहन। किसका परिवहन, CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, परिवहन। ठीक है, CO2 का परिवहन। ठीक है,
CO2 का परिवहन, CO2 का परिवहन। चलो लिखो लिखो लिखो, CO2 का परिवहन लिखो। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्रत्येक कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो 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 रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ, रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ बंधकर रुधिर की सहायता से फेफड़ों में पहुंचाई जाती है, अब जो भी कहो, फेफड़ों में पहुंचती है, ठीक है, फेफड़ों में पहुंचती है, जिससे फेफड़ों में दाब बढ़ जाता है, फेफड़ों में आंतरिक दाब, मतलब फेफड़ों में आंतरिक दाब बढ़ जाता है, फेफड़ों में दाब बढ़ जाता है, जो भी लिखो, फेफड़ों के अंदर दाब बढ़ जाएगा। अच्छा, तथा वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर उत्सर्जित हो जाती है, निकल जाती है, जो भी कहो, छोड़ दी जाती है, चली जाती है, जो भी कहो ना, समझ गए। और जब फेफड़ा खाली हो जाता है, जब ये निकल जाएगी, फेफड़ा खाली हो जाए, फेफड़ा खाली हो, दाब कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फटाक से, वायुमंडल दाब अधिक हो जाएगा, फेफड़े के अंदर का दाब कम हो जाएगा, तो वायुमंडल से निम्न दाब की तरफ फेफड़ों के अंदर फिर घुस जाएगी ऑक्सीजन। यही होता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। और कुछ छूटा है? हाँ, एक चीज़ और लिख लेना, जो वहाँ पे हम क्रैश चक्र अभी थोड़ी देर पहले बताए थे ना, ग्लूकोज का अपघटन दो चरणों में होता है। एक ग्लाइकोलिसिस बताए थे, क्या बताए थे? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की लिए लिखो, पॉइंट लिखो, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। किसमें? कोशिका द्रव्य में होती है। अगला लिखो, क्रैश चक्र। क्रैश चक्र, अगला पॉइंट, क्रैश चक्र ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रैश चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बेटा जी, हमारा सेशन वाला लगभग ये समाप्त हो गया है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे, देखो ब्लड, अब कल हम परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं बेटा जी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो क्या करना है, अच्छा लगा तो क्या कर सकते हो, थैंक यू तो बोल देना, मन हो तो वीडियो में कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, मैं अच्छा करे तो ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे जिसको ज़रूरत होगी वो देखता है, जिसको नहीं ज़रूरत हो तो फिर देखते नहीं, ठीक है। जो पढ़ना चाहता है, जो हॉनेस्ट है, वो पढ़ता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ, मैंने संडे को मोटिवेशन वीडियो दिया था, टॉपर कैसे पढ़ाई करते हैं, टॉपर बच्चे में और कामचोर बच्चे में फिर क्या अंतर होता है, जो ऐसे सिर्फ पास होना चाहते हैं या फिर जो टॉप करते हैं, उन बच्चों में क्या खूबी होती है, उस वीडियो मैंने डिस्कस किया है। वो वीडियो आप देखें नहीं तो देख लेंगे, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च मारेंगे, गूगल पे सर्च मारेंगे, टॉपर कैसे पढ़ते हैं बाई ज्ञानेंद्र यादव, टॉपर कैसे पढ़ते हैं बाई ज्ञानेंद्र यादव, ये लिख के सर्च मारेंगे, वीडियो शायद मिल जाएगा आपको। तो ठीक है, फिर ना मिले तो मुझे बताना, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।